मैं सुरेश कुमार, सीनियर बायोलॉजी फैकल्टी, जयराणा स्कूल, जसनगर, मेडता। कोविड-19 के कारण आपकी जो ऑफलाइन क्लासेज है वो बिल्कुल बंद रही हैं और अभी भी हैं। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने आपके लिए लाइव क्लासेज या ऑनलाइन क्लास की शुरुआत की है, ताकि आप घर बैठे अपनी इस जो स्टडी है उससे वंचित न रहें। बिल्कुल नहीं पढ़ें, उससे अच्छा है कि हम कुछ तो पढ़ें। तो इसलिए हमने लाइव क्लासेज की शुरुआत की है और आज हम 12th की बायोलॉजी का जो टॉपिक है अपना केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, रासायनिक समन्वय, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरी बात, 11th बायोलॉजी में भी इस साल से आपके NCERT का सिलेबस लागू होगा और 12th बायोलॉजी में RBSc का सिलेबस ही लागू रहेगा। तो दोनों बुक्स के अंदर 11th और 12th बायोलॉजी के अंदर आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो कॉमन यूनिट रहेगी। इसलिए 11th और 12th दोनों बायोलॉजी क्लासेज के लिए ये टॉपिक जो है वो आपका कॉमन है, दोनों इसकी स्टडी कर सकते हैं एक साथ। इसलिए हमने ऐसे टॉपिक का सिलेक्शन किया है ताकि दोनों क्लास के बच्चे एक साथ स्टडी कर सकें। और आज हमने टॉपिक लिया है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, रासायनिक समन्वय। तो देखो, जैसे अपने नर्वस सिस्टम है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है, तंत्रिका कोशिकाएं वो हमें बॉडी को कोऑर्डिनेट करती है। उसी प्रकार से जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, यानी जो रसायन है, वो भी हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं। न्यूरल कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों मिलकर के हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं, समन्वय करते हैं, जिसको कॉमनली बोल सकते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। यानी हमारे शरीर के अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, जैविक क्रियाएं होती है, उन सभी जैविक क्रियाओं को वातावरण के साथ में, जो भौतिक वातावरण है उसके साथ में, और हमारी बॉडी के अंदर होने वाली जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है उन सबको कोऑर्डिनेट करने का, उनमें सामंजस्य, हमारे शरीर के अंगों में सामंजस्य, तालमेल बिठाने का कार्य जो है वो हमारे शरीर के अंदर स्रावित होने वाले रसायनों के द्वारा होता है। अब वो कौन से रसायन होते हैं, किसके द्वारा स्रावित होते हैं, उसका अपने यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो जो आपका नर्वस सिस्टम होता है वो थोड़ा फास्ट काम करता है, वो फास्ट काम करता है, वो थोड़े समय के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर जो रसायन सिक्रीट होंगे, जिसकी बात आप करेंगे हार्मोन के रूप में, वो आपकी बॉडी में सिक्रीट होकर के रासायनिक समन्वय का काम करते हैं। तो यहाँ जो रासायनिक समन्वय है, इसके अंदर हम बात करेंगे हार्मोन की। अब हार्मोन शब्द जो है, इस हार्मोन शब्द का जो इस्तेमाल है सबसे पहले किसने किया, हार्मोन शब्द आपके सबसे पहले दिया स्टार्लिंग ने। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया स्टार्लिंग ने। इसके बाद में इसकी अगर खोज की बात करें, हार्मोन की खोज की बात करें, तो स्टार्लिंग के साथ में एक साइंटिस्ट और था, वो आपके थे बेलिस। स्टार्लिंग और बेलिस, इन दोनों ने मिलकर के जो ग्रहणी, ड्यूडेनम, ग्रहणी की श्लेष्मा कोशिकाएं होती है, उन श्लेष्मा कोशिकाओं से एक हार्मोन को एक्सट्रैक्ट किया, उसको खोजा और उस हार्मोन का नाम रखा सिक्रेटिन। सिक्रेटिन, तो सिक्रेटिन आपका सबसे पहले खोजा गया हार्मोन, यानी प्रथम खोजा गया जो हार्मोन है वो कौन सा है, सिक्रेटिन। स्टार्लिंग और बेलिस ने ग्रहणी की श्लेष्मिक कोशिकाओं से आपके सिक्रेटिन हार्मोन को खोजा, उसलिए प्रथम जो खोजा गया हार्मोन है वो आपका है सिक्रेटिन। और हार्मोन शब्द को, यदि हार्मोन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया, उत्तेजक के रूप में इसको संज्ञा दी, तो वो था स्टार्लिंग, और खोज के अंदर स्टार्लिंग और बेलिस दोनों शामिल थे। अब अगर अपन बात करें कि अंतःस्रावी, यहाँ पर आपके शब्द आएगा अंतःस्रावी, अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन। तो अंतःस्रावी का मतलब है अंदर की ओर सिक्रीट करना। तो रासायनिक समन्वय के अंदर ये हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर सिक्रीट होते हैं, अंतःस्रावित होते हैं। तो ये शब्द जो है आपका अंतःस्रावी, इस अंतःस्रावी शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल या इसका सबसे पहले नाम या इसके बारे में सबसे पहले बताया क्लोड बर्नार्ड ने। अंतःस्रावी शब्द सबसे पहले किसने दिया, क्लोड बर्नार्ड ने। इंटरनल सिक्रीशन, अंतर की ओर स्रावित। इसके बाद में खोज आपकी हो चुकी है, अंतःस्रावी शब्द हो गया। अब सबसे पहले जो स्रावित किया गया हार्मोन है, खोजा गया, वो सिक्रेटिन है आपका। यह हार्मोन की हिस्ट्री हो गई आपकी। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि हार्मोन जो है, जो हमारी बॉडी के अंदर स्रावित होते हैं, उनके बेसिक कैरेक्टर क्या है, कि हार्मोन होता क्या है। तो हार्मोन की अगर बेसिक कैरेक्टर पर देखें तो उनके अंतर्गत
कुछ इसके बेसिक कैरेक्टर पर देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि हार्मोन जो है वो आपके जब कोई कार्य किया जाएगा उसी समय उसका सिक्रीशन होगा, इसके अलावा उसका सिक्रीशन नहीं होगा। सबसे पहले तो ये अपोषक रसायन होते हैं। अगर बेसिक कैरेक्टर की बात करूं मैं तो पहला कैरेक्टर इसका है कि ये अपोषक रसायन, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, यानी ये किसी प्रकार का कोई प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये सामान्य अपोषक रसायन है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। दूसरा, ये बहुत कम मात्रा में स्रावित होते हैं, बहुत कम मात्रा में, ट्रेस अमाउंट के अंदर ये आपकी बॉडी में सिक्रीट होगा, बहुत ही कम मात्रा में। दूसरा, जब आवश्यकता होगी, जब आवश्यकता होती है तभी ये आपके शरीर के अंदर स्रावित होते हैं। जब बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी किसी कार्य को, किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को करने के लिए, तभी आपके ये हार्मोन जो है बॉडी के अंदर सिक्रीट होंगे, अन्यथा ये स्रावित नहीं होते हैं। स्रावित होने के बाद में जैसे आपका कोई एक्ट या फंक्शन कर लिया जाएगा उसके तुरंत बाद में, थोड़े समय के, और उसके बाद में कार्य होने के बाद में इसका डिग्रेडेशन होगा, अपघटन होगा, और ये यूरिन के साथ में यानी मूत्र के साथ में शरीर से बाहर की ओर निष्कासित कर दिए जाते हैं। तो ये अपोषक रसायन है, बहुत कम मात्रा में ये बॉडी में सिक्रीट होते हैं, आवश्यकता के अनुसार, यानी जब आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी, जब कोई कार्य करना है उसी समय इसका प्रोडक्शन होगा, यानी ये स्रावित होगा। नेक्स्ट, इसका जो आणविक भार है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी क्या होता है, कम होता है, यानी ये कम आणविक भार के अणु होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट के अणु होते हैं। तो ये इसके 4 बेसिक कैरेक्टर हैं जो अपना हार्मोन की बात करें। दूसरा, अपने इसको क्या कहते हैं, हार्मोन को रासायनिक संदेशवाहक भी कहते हैं, केमिकल मैसेंजर, इंट्रासेलुलर केमिकल मैसेंजर, जो हमारी बॉडी के अंदर रसायन के द्वारा, यानी हार्मोन जो है वो क्या करता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक आपके किसी भी प्रकार के जो कार्य उसको संदेश को ले जाने का कार्य करते हैं। तो हार्मोन को अपने केमिकल मैसेंजर यानी रासायनिक संदेशवाहक भी कहते हैं। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपके जो रसायन है यानी हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है 3 प्रकार की ग्लैंड के द्वारा। तो ग्लैंड यानी जो फंक्शन है वो कैसे करेगा, तो यहाँ पर आपके एक तो होती है एंडोक्राइन, दूसरी आपके है एक्सोक्राइन, और थर्ड होती है आपके मिक्स्ड ग्लैंड। तो 3 प्रकार की जो फंक्शन करने का आधार है इनका, के आधार पर 3 प्रकार की ग्लैंड है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड। तो यहाँ पर देखते हैं एंडोक्राइन, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतः का मतलब है अंदर की ओर, यानी ये आपकी ग्रंथियां जो है वो कैसी होती है, नलिका विहीन, नलिका विहीन डक्टलेस ग्लैंड होती है, जो अपने स्राव को सीधे ही रक्त में छोड़ती है। ये मान लो कोई ऐसे ग्लैंड है, तो ये ग्लैंड क्या करती है, इसके अंदर आपके ये उपस्थित जो रसायन है यानी ये हार्मोन है, तो ये ग्लैंड क्या करेगी, डक्टलेस है, इसमें किसी प्रकार की कोई नलिका नहीं है, तो ये अपने इस हार्मोन को सीधे ही किसके अंदर डालेगी, ब्लड के अंदर डालेगी, और ब्लड जो है वो इसको लेकर के किसके पास में जाएगा, दूसरी सेल्स के पास में जाएगा और उसको एक्ट करवाएगा। तो ऐसी डक्टलेस ग्लैंड जो अपने हार्मोन को सीधे ही ब्लड के अंदर सिक्रीट करती है, उनको अपन कहते हैं एंडोक्राइन या अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरी टाइप की आपकी है एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन को हिंदी में बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी यानी बाहर की ओर सिक्रीट करने वाली, बाहर तो ये भी कर रही है लेकिन ये डायरेक्ट ब्लड के अंदर कर रही है, जबकि एक्सोक्राइन क्या करती है, आपकी नलिका युक्त ग्रंथि होती है, यानी ये अपने स्राव को डायरेक्ट किसी टारगेट या लक्ष्य अंग तक ले जाकर छोड़ने का काम करती है। ये मान लो आपकी कोई ग्लैंड है और ये इसके आपके डक्ट है, इसमें उपस्थित जो हार्मोन है आपका वो इस डक्ट के द्वारा किसी टारगेट ऑर्गन तक जाकर के छोड़ने का कार्य करेगी। तो नलिका युक्त ग्रंथियां जिनमें डक्ट होती है जो अपने हार्मोन को या रसायन को सीधे किसी टारगेट अंग तक ले जाकर छोड़ती है, उनको अपन बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथियां। तीसरी आपके देखा है यहाँ पर मिक्स्ड ग्लैंड, तो मिक्स्ड का मतलब है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि का मतलब जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार का कार्य करती है। तो अंतःस्रावी और बहिस्रावी जैसे एग्जांपल पर देते हैं आपके पेनक्रियाटिक ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि,
तो अग्नाशय ग्रंथि के अंदर आपने देखा है दो प्रकार की उसमें स्ट्रक्चर होती है। एक तो होती है एसिनाई जो उसका बड़ा पार्ट होता है, दूसरा आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है उससे आपके इंसुलिन, ग्लूकागोन ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है, और एसिनाई जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है। इस प्रकार की ग्रंथि को अपन बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि। अब यहाँ पर देखो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उसमें दो प्रकार के, यानी इसके कार्य के आधार पर ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो आपकी होती है ऑटोक्राइन, ऑटोक्राइन, और दूसरी आपके है एपोक्राइन। कार्य के आधार पर, फंक्शन के आधार पर एंडोक्राइन ग्लैंड को जो है वो दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, ऑटोक्राइन और एपोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ऑटो का मतलब है सेल्फ, स्वयं, यानी ये आपकी कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है और इस एंडोक्राइन ग्लैंड की सेल के द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट किया जा रहा है वो हार्मोन बाहर की ओर निकल करके इसी सेल के ऊपर, यानी सेल्फ ओवन अपने ऊपर ही एक्ट करेगा वो हार्मोन, उसको ऊपर कहते हैं ऑटोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी ऐसी सेल जिससे निकलने वाला हार्मोन उस जिस सेल से वो हार्मोन निकला है उसी सेल के ऊपर वो हार्मोन मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, उसको अपन बोलते हैं ऑटोक्राइन ग्लैंड। दूसरा है एपोक्राइन। एपोक्राइन के अंदर क्या है, आपकी ये ग्लैंड की सेल है, इससे हार्मोन सिक्रीट होगा और ये हार्मोन सिक्रीट होकर के किसी दूसरी सेल के ऊपर जाकर के एक्ट करेगी, फंक्शन करेगी, उसको अपन बोलते हैं एपोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो यहाँ पर फंक्शन के आधार पर, इन सेल के फंक्शन के आधार पर दो प्रकार में अपन ने डिवाइड कर दिया एंडोक्राइन को, ऑटोक्राइन और एपोक्राइन। ऑटोक्राइन के अंदर सेल्स खुद के ऊपर, स्वयं के ऊपर ही एक्ट कर रहा है हार्मोन, और एपोक्राइन के अंदर दूसरी सेल के ऊपर हार्मोन जो है वो क्या करता है, आपका एक्ट करता है। तो ये बेसिक आपको बताया एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। अब आपका दूसरा फंक्शन के आधार पर कि हार्मोन जो है वो आपके सेल्स के ऊपर कैसे फंक्शन करता है, तो वो दो प्रकार से फंक्शन कर सकता है। एक तो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर और दूसरा होता है इंट्रा सेलुलर। तो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर फंक्शन कैसे होता है कि यह हार्मोन जो आपका ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर जो सिक्रीट हो रहा है वो किसी सेल के ऊपर किस प्रकार से काम करता है, कि सेल के बाहर से या फिर सेल के अंदर पहुंच करके काम करेगा। तो दो प्रकार के फंक्शन दो तरीके से कर सकता है, एक तो है एक्स्ट्रा सेलुलर और दूसरा आपका है इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा का मतलब है बाहर की ओर, बाहर बॉडी से बाहर नहीं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है ये आपके कोई सेल है या ग्लैंड है जो हार्मोन को रिलीज कर रही है, ये हार्मोन दूसरी सेल के संपर्क में आएगा और इस दूसरी सेल के संपर्क में, यानी ये अपन बोल सकते हैं कि मैसेंजर फर्स्ट है जो बाहर की ओर सिक्रेट हो रहा है, ये दूसरी सेल की सरफेस के ऊपर पहुंचेंगे और दूसरी सेल की सरफेस के ऊपर पहुंचने के बाद में इस सेल के अंदर की ओर जो सेकेंडरी मैसेंजर आपके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेकेंडरी मैसेंजर। तो सेकेंडरी मैसेंजर के अंदर आपके हो सकते हैं जैसे CGMP, CAMP, इस प्रकार के कुछ सेकेंडरी मैसेंजर जो रिसेप्ट करते हैं, जो ग्रहण करेंगे इसको। तो इस प्राइमरी मैसेंजर या प्राइमरी जो आपका मैसेंजर है, ये हार्मोन यहाँ पर जब सेल की सरफेस पर आएगा तो इस सेल के अंदर उपस्थित जो आपके सेकेंडरी मैसेंजर है वो इसके जो आदेश है, जो इसका फंक्शन है उसको एक्सेप्ट करेंगे और सेल के अंदर एक्ट करेंगे। यानी ये जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर जो फंक्शन है उसके अंदर यहाँ से रिलीज होने वाला हार्मोन जो है वो सेल के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। दूसरा अगर अपन बात करें इंट्रासेलुलर, तो इंट्रासेलुलर के अंतर्गत क्या होता है, ये आपकी सेल है और इस सेल के अंदर जो हार्मोन आपका रिलीज हुआ है वो हार्मोन इस सेल के न्यूक्लियस या इसके साइटोप्लाज्मा के अंदर एंटर करेगा। तो यहाँ पर अपन दो हार्मोन के एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आपके थायरोक्सिन हार्मोन है तो थायरोक्सिन में T3 और T4 ये आपके सेल के न्यूक्लियस में एंटर करते हैं और सेल के न्यूक्लियस में एंटर करने के बाद में एक्ट करेंगे। इसी प्रकार आपके जो स्टेरॉइड हार्मोन्स है वो स्टेरॉइड हार्मोन्स किसके अंदर प्रवेश करेंगे, साइटोप्लाज्मा के अंदर। ये जो आपका साइटोप्लाज्मा है इस साइटोप्लाज्मा के अंदर एंटर करके एक्ट करेंगे। तो स्टेरॉइड हार्मोन आपके साइटोप्लाज्मिक है, जबकि थायरोक्सिन T3 और T4 जो है वो आपके न्यूक्लिक
हैं, यानी केंद्रक के अंदर, कोशिका के केंद्रक में प्रवेश करके एक्ट करेंगे, तो इनको अपन बोलते हैं इंट्रासेल्युलर, जो कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे डायरेक्ट हार्मोन, और दूसरे एक्स्ट्रा सेल्युलर जो कोशिका की सरफेस से सेकेंडरी मैसेंजर तक उस संदेश को पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये आपके एक्स्ट्रा सेल्युलर और इंट्रासेल्युलर की बात होती है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये हार्मोन जो है वो करते क्या है। तो हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। जो भी आपकी बायोलॉजिकल प्रोसेस है बॉडी के अंदर, जितनी भी आपकी जैविक क्रियाएं होती है एक अंग से दूसरे अंग की, उन सबको कोऑर्डिनेट, जैसे कि आपने भोजन ग्रहण किया तो भोजन ग्रहण करने के बाद में आपके भोजन का डाइजेशन होगा, पाचन, तो पाचन के दौरान ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, तो उस बढ़ते हुए ग्लूकोज के लेवल को वापस रेगुलेट करने का, यानी उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का कार्य इंसुलिन हार्मोन करेगा। तो वो इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा सिक्रीट होगा? अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। तो आपके बढ़ते हुए ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज या उसको रेगुलेट कौन कर रहा है? इंसुलिन हार्मोन। तो इसी प्रकार से आपके एड्रिनल ग्लैंड है जो आपके क्या करती है? एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। जैसे आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि जब आपके आपातकालीन स्थिति होती है, जैसे फ्लाइट और फाइट हार्मोन, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट होता है और आपको उस स्थिति से निकालने का काम करता है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे हार्मोन जो हमारी बॉडी के अंदर सिक्रेट होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एक तालमेल बनाते हैं। हर परिस्थिति, बाहर की एनवायरनमेंट और बॉडी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, उन दोनों के बीच में एक सामंजस्य तालमेल बनाने का कार्य करते हैं। अब अपने इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपकी बॉडी के अंदर है। जैसे मैं एक आपको ब्रीफली आइडिया दे देता हूँ, ऊपर से नीचे तक, ब्रेन से लेकर के आपके नीचे तक कौन कौन सी ग्लैंड कहाँ उपस्थित होती है, फिर उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे एक एक के लेकर के। तो सबसे ऊपर की, सबसे पहले मैं बात करूँ तो ब्रेन के अंदर आपके जो डायेनसेफेलॉन पार्ट है ब्रेन का, जो ब्रेन का एक पार्ट है डायेनसेफेलॉन, उस डायेनसेफेलॉन पार्ट के अंदर आपके हाइपोथैलेमस, थैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड उपस्थित है, जो आपके डायेनसेफेलॉन का ही पार्ट है। पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। फिर उसके बाद में जब आप नीचे की ओर आते हो तो आपके गले के अंदर थायराइड ग्रंथि उपस्थित है। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के बाद में आप नीचे की ओर चलोगे तो आपके कौन सी उपस्थित है? थाइमस ग्रंथि। थाइमस के बाद में अपन नीचे की ओर देखेंगे तो आपकी पेनक्रियाटिक ग्लैंड है, अग्नाशय ग्रंथि है। अग्नाशय के बाद में अपन नीचे की ओर चले तो किडनी जो होती है वृक्क, उसके ऊपर जो प्यालेनुमा स्ट्रक्चर है, त्रिभुजाकार स्ट्रक्चर, वो आपकी उपस्थित होती है। एड्रिनल ग्लैंड होती है, अधिवृक्क ग्रंथि जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद में नीचे की ओर आपके सबसे लास्ट में होती है गोनड ग्लैंड्स, जनक ग्रंथियां, जो मेल फीमेल के अंदर अलग अलग होती है। जैसे मेल के अंदर होते हैं वृषण और मादा के अंदर या फीमेल के अंदर आपके होते हैं अंडाशय, जिनके द्वारा गोनड हार्मोन्स का या गोनड हार्मोन्स को सिक्रेट किया जाता है। इससे पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं जो आपकी रह गई, जैसे फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, कई बार पूछ लिया जाता है कि अंतःस्रावी का जनक कौन है, तो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी आपके हैं थॉमस एडिसन। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन इसलिए है क्योंकि सबसे पहले एडिसन ने एक डिजीज डिस्कवर की थी जिसका नाम रखा एडिसन, और वो डिजीज थी एड्रिनल ग्लैंड, जो अधिवृक्क ग्रंथि है, उसके कॉर्टेक्स रीजन से जो हार्मोन स्रावित होता है, उस कॉर्टेक्स भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन की अधिकता के कारण एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं एडिसन डिजीज। इसीलिए थॉमस एडिसन को अपन कहते हैं फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, यानी अंतःस्रावी का जनक। ठीक है, अब इसके बाद का जो टॉपिक है अपन कल स्टडी करेंगे। जितना भी आपको पढ़ाया गया है बेसिक, वो आप बार बार इस वीडियो को रिवाइज करके इसको देख सकते हो, बार बार इसको रिवाइज करें, और जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई उनको आप नोट करें, नोट डाउन करें और लगातार पढ़ने का प्रयास करें। बाकी अपन कल पढ़ेंगे।